हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने कल यहाँ तक बात की थी, आपको पता ही है, ठीक है ना। कल की क्लास बहुत ही शॉर्ट थी, इसलिए ना कि कुछ टीचर्स आए हुए थे और भी बाकी कुछ लोगों से बातचीत करनी थी, इसी वजह से कल की क्लास बहुत छोटी सी थी यूट्यूब पर, ठीक है। तो चलिए आज हम इसके आगे की बात करते हैं भाई, ठीक है ना। जैसा कि हमने अनुकूलनशीलता, ठीक है, इसके बारे में हमने बात की थी, ठीक है ना। ठीक है, अनुकूलनशीलता के बारे में हम लोगों ने कल बात की थी, ठीक है ना। एस्लिमेटाइजेशन, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोगों ने कल बात की थी। अब इसकी डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं आज फिर से एक बार। जब कोई जीव नए वातावरण या बदलती जलवायु, ठीक है ना, नए वातावरण या बदलती जलवायु जैसे कि अधिक ऊंचाई पर, तापमान पर या आर्द्रता वाले प्रदेश में, ठीक है, के प्रति खुद को अस्थायी रूप से, ठीक है, ढाल लेता है, तो इस प्रक्रिया को अनुकूलनशीलता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अनुकूलनशीलता कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। जैसे कि सपोज करिए कि कोई ह्यूमन बीइंग है या हम ही लोग हैं, ठीक है, हम लोग अपने प्रदेश से, अपनी जहां नेटिव प्लेस है वहां से हम लोग कहाँ गए? ऊंचाई पर गए, पहाड़ों पर गए, ठीक है ना। जैसा कि हमने कल भी आपको बताया था कि गर्मी के मौसम में हम लोग कहाँ जाते हैं? पहाड़ों पर जाते हैं, जैसे कि शिमला चले गए, मनाली चले गए, ठीक है ना, नैनीताल चले गए, इन जगहों पर जाते हैं, ठीक है। तो वहां का जो एटमॉस्फेयर है, वहां का जो एटमॉस्फेयर है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को टेम्परेरी तौर पर, अस्थायी रूप से क्या करना? ढाल लेना, ठीक है ना। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुकूलनशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकूलनशीलता कहते हैं, ठीक है ना। एस्लिमेटाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर? ठीक। यही डिफिनीशन आपकी इंग्लिश में लिखी हुई है। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म टेम्परेरीली एडजस्ट इटसेल्फ टू ए न्यू एनवायरनमेंट और चेंजिंग क्लाइमेट, ठीक है ना, सच एज हाई एल्टीट्यूड टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, हिज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एस्लिमेटाइजेशन, ठीक है ना। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एस्लिमेटाइजेशन कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। यह बदलाव एक ही जीव के भीतर उसके जीवन काल में होता है, ठीक है। और ये जो बदलाव होता है किसी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर ही क्या कहते हैं? उसके जीवन काल में होता है। कहाँ होता है? उसके जीवन काल में होता है, ठीक है, उसकी लाइफ टाइम में जो वो जीवन काल अपना व्यतीत करता है उसी में होता है, ठीक है ना। चलिए, दिस चेंज अकर्स विद इन ए सिंगल ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, ठीक है ना। यह बदलाव प्रतिवर्ती, रिवर्सिबल होता है, यानी जब जीव वापस अपने पुराने वातावरण में आता है तो उसका शरीर फिर से पहले जैसा हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। जैसे कि अब इसका एग्जांपल एक समझिए, जैसे कि अगर हम पहाड़ों की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, जैसे कि अगर हम पहाड़ों की तरफ जाएंगे तो वहां ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होगा और आपको सांस लेने में क्या होगी? दिक्कत होने लगेगी। तो इसके लिए आपकी जो बॉडी में आरबीसी का रिप्रोडक्शन है, आरबीसी का जो प्रोडक्शन है, ठीक है, वह क्या होने लगेगा? तेजी से होने लगेगा, ठीक है। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो पहाड़ी एरिया में रहने वाले लोग होते हैं उनके जो गाल होते हैं या स्किन होती है वो रेडिश रेडिश होती है। क्या होती है? रेडिश होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनको जो है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए जो है रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं आपकी, इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा आरबीसी होगी उतनी ही ज्यादा वो ऑक्सीजन को कैरी करेगा आपके बॉडी में, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाएगा, ठीक। तो अगर आप वहां गए तो इसका मान लीजिए प्रोडक्शन बढ़ गया, ठीक, और उसके बाद में उसका विपरीत जब हम अपने नॉर्मल कंडीशन में या नॉर्मल नेटिव प्लेस पर आ जाते हैं तो हमारी शरीर का जो फिनोमिना है वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। जैसे कि हमने कल भी आपको पढ़ाया था, ठीक है, कि जब सर्दियों का मौसम होता है तो उसमें बहुत सी बर्ड होती हैं जो माइग्रेट करके आती हैं, ठीक है, और फिर जब नॉर्मल समय होता है तो फिर वो अपनी जगह पर चली जाती हैं। लेकिन वह एग्जाम्पल दूसरा है। वह क्यों है? वह इसलिए है क्योंकि वो अपनी उस जगह पर सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वो मोर जो उनके अकॉर्डिंग प्लेस होगी, हॉस्पिटलाइज एरिया होगा, वहां वो जाएंगी, ठीक है ना। और ये क्या है? ये ऐसी प्रक्रिया है, ये ऐसा फिनोमिना है कि इसमें जो जहां जाएगा उसी के अकॉर्डिंग टेम्परेरी तौर पर अपने आप को ढाल लेगा और फिर जब वो अपनी पुरानी जगह पर आएगा तो फिर से उसकी
जो शारीरिक प्रक्रिया है फिर से नॉर्मल हो जाएगी। क्लियर? चलिए ठीक है। दिस चेंज इन द रिवर्सिबल मीनिंग व्हेन द ऑर्गेनिज्म रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल एनवायरनमेंट द बॉडी गोज बैक टू इट्स प्रीवियस स्टेट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं। ठीक है, तुंगता बीमारी, एल्टीट्यूड सिकनेस। ठीक है, एल्टीट्यूड सिकनेस, जब आप मैदानी इलाके प्लेन से अचानक ऊंचे पहाड़ों जैसे रोहतांग पास, लेह लद्दाख या मानसरोवर पर जाते हैं तो आपको तुरंत तुंगता बीमारी मतलब कि एल्टीट्यूड सिकनेस जिसे बोलते हैं के लक्षण महसूस होते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? क्या महसूस होता है? तुंगता बीमारी, एल्टीट्यूड सिकनेस जिसे बोलते हैं के लक्षण महसूस होते हैं व्हेन यू सडनली ट्रेवल फ्रॉम द प्लेन्स टू हाई माउंटेन्स सच एज द रोहतांग पास, लेह लद्दाख और मानसरोवर, यू फील द सिम्टम्स ऑफ एल्टीट्यूड सिकनेस। ठीक है ना, आपको कैसा सिम्टम्स महसूस होगा? एल्टीट्यूड सिकनेस का। किसका? एल्टीट्यूड सिकनेस का। ठीक, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर आप प्लेन से हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं या प्लेन से जो है माउंटेन्स की तरफ जाते हैं, हाई माउंटेन्स की तरफ जाते हैं, तो आपको कौन सी बीमारी होगी? तो क्या होगी? तुंगता बीमारी या एल्टीट्यूड सिकनेस होगी। क्या होगी? एल्टीट्यूड सिकनेस होगी। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। कारण, अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दबाव, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। ठीक, जैसा कि अभी हमने बताया था आपको। ठीक, जिससे शरीर का पर्याप्त ऑक्सीजन, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। ठीक है, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। ठीक, cause at high altitude the atmospheric pressure is low due to which the body does not get enough oxygen। ठीक है, तो अगर कारण पूछता है आपके एग्जाम में कि एल्टीट्यूड सिकनेस क्यों होता है, तो एल्टीट्यूड सिकनेस होता है इसलिए कि जब आप अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो वहां वायुमंडलीय दबाव जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, वो क्या होता है? कम होता है, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? लक्षण क्या क्या होता है देखिए, मिचली आना, नौसिया, थकान और हृदय की धड़कन तेज हो जाना। ठीक है, ये इसके लक्षण हैं। किसके? हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के या एल्टीट्यूड सिकनेस के ये लक्षण है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? सिम्टम्स में देखिए, नौजिया, फैटिग्यू एंड हार्ट पैल्पिटेशन। ठीक है, ये आपके इसके जो है लक्षण हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अनुकूलनशीलता, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन बढ़ाकर। ठीक है ना, इंक्रीजिंग आरबीसी प्रोडक्शन, जैसा कि अभी हमने आपको एग्जांपल में पहले भी बताया था। द बॉडी प्रोड्यूस मोर रेड ब्लड सेल्स सो दैट मोर ऑक्सीजन कैन बी कैप्चर्ड फ्रॉम देन थिन एयर। ठीक है ना, शरीर अधिक लाल रक्त कोशिका बनाता है ताकि कम हवा में भी अधिक ऑक्सीजन पकड़ी जा सके। ठीक है ना, क्या करी जा सके? शरीर जो होता है वो क्या करता है? अधिक क्या बनाता है? लाल रक्त कोशिकाएं बनाता है, जिससे कम हवा से भी ऑक्सीजन पकड़ी जा सके। समझ में आ गई बात? हमने आपको ये एग्जांपल पहले भी दे दिया था, ये हमने आपको पहले भी समझा दिया था। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? होमोग्लोबिन की बंधन क्षमता कम करके। ठीक है ना, अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ। होमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ बांधे रखने के बजाय ऊतकों, टिश्यू तक जल्दी छोड़ने लगता है। ठीक है, क्या करने लगता है? होमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ बांधे रखने के बजाय क्या करता है? ऊतकों तक, टिश्यू तक, क्योंकि हमारे शरीर के हर बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है ना, तो टिश्यू तक जल्दी छोड़ने लगता है। ठीक है, हम तेजी से और गहरी सांसें लेने लगते हैं ताकि शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन जा सके। क्लियर? अब देखिए यहां क्या लिखा हो, हीमोग्लोबिन स्टार्ट रिलीजिंग ऑक्सीजन टू द टिश्यू मोर क्विकली इंस्टेड ऑफ होल्डिंग ऑन टू इट। ठीक है, दूसरा इंग्लिश में हम देख लेते हैं। वे स्टार्टेड ब्रीदिंग फास्टर एंड डीपर सो दैट मोर ऑक्सीजन कैन इंटर द बॉडी। समझ में आ गई बात? तो खैर इन दोनों को सिर्फ यहां समझाने के लिए बता दिया गया, इनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है या इनसे आपको कोई मतलब बहुत नहीं, बस ये आप समझने के लिए समझ लीजिए। ठीक है,
समझ में आ गई बात? ठीक है, क्वेश्चन में जो आंसर आने वाले हैं या क्वेश्चन जो आने वाले हैं आपके इस टॉपिक से अगर आते भी हैं तो जो मैंने पहले समझाया आपको वहीं से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। ये सिर्फ पॉइंट जो 2-3 दिए हुए हैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दिए हुए हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे कैसे होती हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? चलिए आगे देखते हैं। ठीक, अब देखिए अनुकूलनशीलता। अब देखिए यहाँ ये पूरा चार्ट बना हुआ है। ठीक, यहां से आप देख लीजिए द बॉडी आरबीसी, ठीक है ना। ठीक, अब देखिए ये पूरी जो है आपकी ये दोनों इसमें चार्ट बना हुआ है। ठीक, चलिए अब देखिए अब देखिए एस्लिमेटाइजेशन अनुकूलनशीलता, ठीक है ना। फीचर्स देखिए, अवधि कितनी होती है, प्राकृतिक क्या होता है, प्रभाव क्या होता है, उदाहरण क्या होता है। ठीक है ना। इट इज शॉर्ट टर्म, या क्या होती है, अल्पकालिक होती है। क्या होती है, अनुकूलनशीलता जो होती है वो क्या होती है, अल्पकालिक होती है। और जो एडाप्टेशन होता है आपका इट इज लॉन्ग टर्म या दीर्घकालिक होता है। ठीक है, जो एडाप्टेशन होता है किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट में वह बहुत लंबे समय के लिए होता है। वह क्या होता है, बहुत ही लंबे समय के लिए होता है। ठीक है, और एडाप्टेशन की जो प्रोसेस होती है वह भी एक दिन में नहीं पूरी होती है। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट को किसी भी वातावरण के प्रति एडाप्टेशन करना या उसके प्रति अपने आप को ढाल लेना, ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती कि वो कहीं एक ही जगह पर एक दिन गया और उसको उसी जगह पर रहना है या उस जगह को अपनी नेटिव प्लेस बनानी है और एक ही दिन में वो उसके अकॉर्डिंग अनुकूलित हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, यह क्या होती है, लंबी प्रक्रिया होती है और इसकी जो टर्म होता है या इसकी जो समय सीमा होती है वह भी बहुत लंबी होती है। ठीक है ना, कि अगर आप किसी भी वातावरण के प्रति अनुकूलित हो गए तो फिर वहां से आप जल्दी आओगे नहीं, फिर आप वहीं रहोगे। ठीक है ना, या उसी के हिसाब से फिर आप अपने आप को एडजस्ट कर लोगे तो वहीं आप अपने जीवन काल की सारी प्रक्रियाएं फिर आगे करते रहोगे। ठीक है ना। चलिए, टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल या अस्थायी और प्रतिवर्ती होती है। क्या होती है, नेचर कैसा होता है, टेम्परेरी होती है और रिवर्सिबल होती है। किसका, अनुकूलनशीलता का, एक्लिमेटाइजेशन का। ठीक है ना, क्या होता है, या अस्थायी होती है और प्रतिवर्ती होती है, टेम्परेरी और रिवर्सिबल होती है, या क्या होती है, परमानेंट होती है और जेनेटिक होती है। ठीक है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, या अस्थायी और अनुवांशिक होती है। ठीक है ना, जब आप में अडाप्टेशन हो गया तो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत लंबे समय तक उसी जगह पर रहेंगे। ठीक है ना, और फिर वो आपके जीन्स में हो जाएगा। ठीक है, तो फिर जैसा अडाप्टेशन आपका है, जिस हिसाब से आप में चीजें बदली है अडाप्टेशन के बाद, उसी तरीके से जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें भी वो चीजें बदली हुई ही आएंगी उसमें। ठीक है, जो ऑफ स्प्रिंग होगी। क्लियर। चलिए, अकर्स इन इंडिविजुअल्स, यह एक व्यक्तिगत जीव में होता है। ठीक है, यह कैसा होता है, अनुकूलनशीलता क्या होती है, यह एक व्यक्तिगत जीव में होती है। ठीक है, कि मतलब जो उस जगह पर गया, उस हाई हाई माउंट पर गया, ठीक है ना, या हाई माउंटेन पर गया, ठीक है, उसमें होगी। ठीक है ना, अकर्स इन द इंटायर स्पीसीज, और यह पूरी प्रजाति में होती है। ठीक है ना, जो अडाप्टेशन होता है, जो अनुकूलन होता है, वह क्या होता है, पूरी प्रजाति में होता है। ठीक है ना, मतलब कि अगर कोई स्पीसीज है, ठीक है, तो उसमें जो भी अडाप्टेशन होगा वह पूरी स्पीसीज में होगा। ठीक है ना, मतलब कि जो नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग होगी, जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, उस पूरी जनरेशन में वह प्रभाव दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे देखिए अब इसमें देखिए उदाहरण देखिए, फास्टर ब्रीथिंग ऑन माउंटेन्स। ठीक है, पहाड़ों पर सांस की दर बढ़ जाना। ठीक है ना, ऊंट का रेगिस्तान के लिए कुबड़ होना। ठीक है, अब ये ऊंट का रेगिस्तान के लिए कुबड़ होना, देखिए ये एग्जांपल है। तो ऐसा तो है ना कि किसी एक ही ऊंट में कुबड़ होता है। ठीक, तो ये एक एडाप्टेशन है। ठीक है ना, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ठीक, तो इसमें जो कुबड़ होगा वह सब में होगा। समझ में आ गई बात, सब में होगा। और यहाँ देखिए क्या लिखा, पहाड़ों पर सांस की दर बढ़ जाना। तो भैया ऐसा तो है नहीं, मान लीजिए हम ह्यूमन हैं, हम यहाँ प्लेन्स पर हैं और कोई पहाड़ों पर चला गया तो उसकी सांस की दर बढ़ेगी, ना कि हमारी बढ़ेगी। ठीक है ना, तो ये क्या है, टेम्परेरी फिनोमिना है, ये क्या है, टेम्परेरी प्रक्रिया है, और ये क्या है, परमानेंट प्रक्रिया है। ठीक है, तो अनुकूलन और अनुकूलनशीलता में क्या डिफरेंस होता है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, यहां से और फिर मैं आपको एक बार याद दिला दूं और बता दूं, अगर जिसको ना याद हो या ना पता हो,
कि ये सारे के सारे जो मैटर हैं ये सीनेट के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं भाई, सीनेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसमें आपको लास्ट में जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें लगभग कम से कम हम 20 से 25 क्वेश्चन भी आपके इससे रिलेटेड सॉल्व कराएंगे। क्लियर, ठीक है। चलिए, आई होप ये सारी चीजें आपको यहाँ समझ आई होंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब ये अनुकूलनशीलता के अन्य उदाहरण हैं, फिलहाल आप एक जल्दी से इसको देख लीजिए। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति ठंडे देश से गर्म देश में रहने जाता है तो शुरुआत में उसे बहुत परेशानी होती है, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद उसके पसीनों की ग्रंथियां बेहतर तरीके से काम करने लगती हैं ताकि शरीर ठंडा रह सके। ठीक है ना, तो ये एक आपका और एग्जाम्पल है अनुकूलनशीलता का। ठीक है, ये आप देख लीजिए। ठीक, चलिए, ठीक, ये एग्जाम्पल था। ठीक है, अनुकूलनशीलता देखिए, खिलाड़ियों के बारे में दिया गया है, एथलीट्स के बारे में दिया गया है। एथलीट अक्सर प्रतियोगिता से पहले ऊंचे स्थानों पर ट्रेनिंग करते हैं ताकि उनके शरीर में आरबीसी बढ़ जाए और प्रतियोगिता के दौरान उन्हें अधिक ऊर्जा मिले। ठीक है ना, खिलाड़ी क्या करते हैं, एथलीट अक्सर प्रतियोगिता से पहले ऊंचे स्थानों पर ट्रेनिंग करते हैं ताकि उनके शरीर में आरबीसी बढ़ जाए और उन्हें क्या है, अधिक ऊर्जा मिले। ठीक है, जब आरबीसी अधिक रहेगी तो जाहिर सी बात है उसको जो है ऑक्सीजन कैरी करने में भी हेल्प मिलेगी। ठीक है ना, तो ये आपके एग्जाम्पल हैं कुछ। ठीक है, अनुकूलनशीलता के, ये आप देख लीजिए यहां से। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अनुकूलन एडाप्टेशन की बात करते हैं। ठीक है ना, कि एडाप्टेशन क्या होता है। ठीक, तो एडाप्टेशन और अनुकूलन और अनुकूलनशीलता में हमने जो डिफरेंस होता है वो आपको पहले ही बता दिया। ठीक, लेकिन अब हम अनुकूलन की, एडाप्टेशन की प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर में बात करेंगे कि अनुकूलन क्या होता है। ठीक है ना, एडाप्टेशन क्या होता है। जीवों के शरीर की बाहरी संरचना, आकार, रंग और अंगों की बनावट में होने वाले अस्थायी और आनुवंशिक परिवर्तन जो उन्हें उनके विशिष्ट वातावरण में जीवित रहने में और प्रजनन करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, आकृति अनुकूलन कहलाता है। क्या कहलाता है, आकृतिक अनुकूलन कहलाता है। ठीक है ना, अब देखिए एडाप्टेशन जरूरी क्यों होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। ठीक है, देखिए कोई भी स्पीसीज होती है, स्पीसीज के लिए जो हम लोग अपनी लाइफ जीते हैं, ठीक है, हमारी लाइफ का ये जो हम जी रहे हैं, पढ़ रहे हैं और भी जो मैन मेड चीजें कर रहे हैं, ये तो एक सेकेंडरी चीज है। हमारे जीवन की एक प्राइमरीली जो सिस्टम है वो क्या है, वो क्या है, खाना और अपनी स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखना। ठीक है, और उसी के लिए, अपनी स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखने के लिए ही, ठीक है ना, हर जीव एडाप्टेशन करने के लिए जो है अग्रसर होता है। अगर उसके एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती हैं तो उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढालता है, और उस ढालने की जो प्रक्रिया होती है, उस एडाप्टेशन की जो प्रक्रिया होती है, या उसके प्रति जो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एडाप्टेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। सपोज करिए कि अगर जैसे बहुत ही गर्म प्रदेश वाला स्थान है, ठीक है ना, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना होगा कि ताकि आप लंबे समय तक वहां रह सकें, वहां जीवित रह सकें और अपनी स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी को बनाए रख सकें। ठीक है, समझ रहे ना बात को। चलिए, ठीक, द परमानेंट एंड जेनेटिक चेंज इन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, शेप, कलर एंड बॉडी पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प देम सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। ठीक है ना, देखिए यहां दो ही चीज दी गई है। क्या क्या दी गई है, पहली कि जो इनको मदद कर सके किसमें, सर्वाइवल में और रिप्रोडक्शन में। क्यों, क्योंकि सर्वाइव करेंगे तभी वो रिप्रोडक्शन करेंगे, और जब रिप्रोडक्शन करेंगे तभी उनकी स्पीसीज की जो कॉन्टिन्यूटी है नेचर में वो बनी रहेगी। ठीक है, जैसा कि आपने बहुत स्पीसीज को सुना होगा कि एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है, समझ लो ना, विलुप्त हो गई। तो विलुप्त क्यों हो गई, इसलिए हो गई क्योंकि वो नेचर में अपने आप को उस नेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पाई, और जब वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगी तो जाहिर सी बात है कुछ समय के बाद वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। ठीक है ना, तो अगर आपको लंबे समय तक या किसी भी स्पीसीज को लंबे समय तक नेचर में रहना है तो उसको उस नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, उस नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ेगा। ठीक है ना, तभी वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएगी और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कर पाएगी, जिससे कि उसकी स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी नेचर में बनी रहेगी। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। चलिए
इन दियर स्पेसिफिक इन्वायरमेंट आर कॉल्ड मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, पौधों में आकृतिक अनुकूलन, एडाप्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है ना, पौधों में उनके आवास के आधार पर दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर हैबिटाट। ठीक है ना, उनके जो रहने की जगह होती है, ठीक है, उसके आधार पर इनको कितने कैटेगरी में बांटा गया है, दो कैटेगरी में। ठीक है, उनके आवास के आधार पे उनको कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, दो कैटेगरी में बांटा गया। पहला क्या होता है, डेजर्ट प्लांट और जीरोफिटिक। दूसरा क्या होता है, एक्वाटिक प्लांट, मतलब कि हाइड्रोफाइट्स। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। कितने कैटेगरीज में बांटा गया है, दो कैटेगरीज में बांटा गया, पहला जीरोफिटिक और दूसरा एक्वाटिक प्लांट्स। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। अब हम लोग इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि एक्वाटिक प्लांट्स क्या होते हैं और डेजर्ट प्लांट्स क्या होते हैं और इनमें विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, और इनमें कौन कौन से वो मार्फोलॉजिकल चेंज होते हैं जिसके कारण ये उस एटमॉस्फेयर में आसानी से सरवाइव कर पाते हैं। क्लियर। चलिए अब देखिए, डेजर्ट प्लांट, जीरोफिटिक। ठीक है ना, इन पौधों का लक्ष्य पानी की कमी को रोकना होता है। ठीक है, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये डेजर्ट प्लांट्स हैं। ठीक है ना, ये मतलब कि ऐसी जगहों पर उगते हैं जहां पानी की कमी होती है। ठीक है, अब इसमें ये देखिए आप, ये जो कांटे दिख रहे हैं इसमें, ठीक है ना, जो इसके स्पाइंस दिख रहे हैं, एक्चुअल में ये स्पाइंस नहीं होते हैं, इसके कांटे नहीं होते हैं। ये होते क्या है, इनकी पत्तियां होती हैं जो रूपांतरित हुई होती हैं। ठीक है ना, इनमें ये अपने आप को चेंज की हुई होती हैं। ठीक है ना, अभी आगे भी उसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है ना, और बताएंगे भी। ठीक है, पौधों का लक्षण होता है पानी की कमी को रोकना। ठीक है ना, द प्राइमरी गोल ऑफ दिस प्लांट्स इज टू प्रिवेंट वाटर लॉस। ठीक है, पत्तियों का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। ठीक है ना, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन कम करने के लिए पत्तियां कांटों में, स्पाइंस में क्या होती हैं, बदल जाती हैं। ठीक है ना, टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, जैसा कि अभी हमने आपको यहां बताया। ठीक है, उदाहरण के लिए नागफनी, ठीक है, अपुंसिया। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है, अपुंसिया। ठीक है, तो अगर आपका ऑप्शन आता है कि कौन सा डेजर्ट प्लांट्स है, या डेजर्ट प्लांट्स में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है या पत्तियों का रूपांतरण होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स होता है, वो किसमें होता है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स होता है इनटू स्पाइंस। किसमें होता है भाई, स्पाइंस, मतलब कि कांटों में। क्लियर। तो ये जो पत्तियां होती है वो रूपांतरित हो जाती हैं किसमें, कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, जिससे ये क्या करती हैं, जो वाटर लॉस होता है उसको कम कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं, जो वाटर लॉस होता है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसको क्या कर लेती हैं, कम कर लेती हैं। ठीक, एग्जाम्पल पूछता है तो आप अपुंसिया लगा सकते हो, नागफनी लगा सकते हो। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, फाइलोलेड। ठीक है ना, पत्तियां ना होने के कारण तना, जो स्टेम होता है, हरा, चपटा और मांसल हो जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, जैसे कि यहां आप देख लीजिए फिर से, ये जो इनकी पत्तियां हैं देखिए क्या हो गई, इसका जो तना है क्या हो गया, चपटा हो गया है, मांसल हो गया है और हरा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये वाष्पोत्सर्जन का, हाँ देखिए क्या है, फोटोसिंथेसिस का, प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। ठीक है ना, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द लीव्स द स्टेम बिकम ग्रीन, फ्लैट एंड फ्लैशी, परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, तो वो जो लीव, जो स्टेम्स होती हैं वही क्या करती हैं, परफॉर्मेंस करती हैं, और जो है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को वही जो स्टेम होती हैं वही करती हैं। ठीक है ना, और इनके जो लीव्स होती हैं वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं। क्लियर। अब देखिए, थिक क्विटिकल, पत्तियां और तने पर मोम जैसी मोटी मोटी परत होती है जो पानी के नुकसान को रोकती है। ठीक है, जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, उनमें जो होता है, और जो तने होते हैं उनमें कैसी, मोम जैसी मोटी परत होती है जो पानी के नुकसान को रोकती है। ठीक है ना, देयर इज द थिक वैक्सी लेयर ऑन द लीव्स एंड स्टेम दैट प्रिवेंट वाटर लॉस। ठीक है ना, धसे हुए रंध्र, मतलब कि सकन स्टोमेटा। ठीक है ना, रंध्र गहराई में स्थित होते हैं ताकि सीधा वाष्पीकरण ना हो। ठीक है, जो इसके रंध्र होते हैं, ठीक है, वो जो स्टोमेटा होते हैं वो कहाँ होते हैं, गहराई में धसे होते हैं, ताकि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो है, जो वाष्पीकरण है, वह सीधा ना हो। ठीक है ना, स्टोमेटा आर लोकेटेड डीप विद इन द टिश्यू टू प्रिवेंट डायरेक्ट
इवोपोरेशन, ठीक है ना। जो इवोपोरेशन की प्रक्रिया है उसको डायरेक्ट ना होने के लिए क्या करते हैं, इसके जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या होते हैं, डीप, मतलब कि जो स्थित होते हैं कहाँ, गहराई में स्थित होते हैं। जो इसके रंध्र होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं, गहराई में स्थित होते हैं, ठीक है ना। चलिए, एक्वेटिक प्लांट जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उसके बारे में अब देख लेते हैं। इन पौधों का लक्षण पानी में तैरना और सड़ने से बचना होता है, ठीक है ना। तो ये पौधे ऐसे होते हैं जो पानी में तो रहते हैं लेकिन सड़ते नहीं है। द गोल ऑफ दिस प्लांट इज टू फ्लोट इन वाटर एंड अवॉइड रोटिंग, ठीक है ना, मतलब कि सड़े भी ना और पानी में भी रहें, ठीक है ना, वायु तक। तनों और पत्तियों में बड़े हवा के कोष्ठ, एयर स्पेस होते हैं जो पौधों को हल्का बनाते हैं और पानी में तैरने में मदद करते हैं, ठीक है ना। तो इनमें जो तने होते हैं और पत्तियां होते हैं उसमें बड़े हवा के कोष्ठ होते हैं, एयर स्पेस होते हैं जो पौधों को हल्का बनाते हैं और पानी में तैरने में सहायता करते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा तालाब में जो पौधे होते हैं उनमें आपने देखा होगा एयर स्पेस होता है, ठीक है ना। क्या होता है, एयर स्पेस होता है, और यही एयर स्पेस होता है जिसके कारण वो पानी पे फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, ठीक है ना। There are large air space in the stem and leaves which make the plants light and help them in the floating, ठीक है ना। ठीक, अब जड़ तक देखिए, जो रूट सिस्टम होता है उसमें देखिए क्या होता है, इनमें जड़ें या तो अनुपस्थित होती हैं या तो होती ही नहीं है, या बहुत कम विकसित होती हैं, या क्या होती हैं, बहुत ही कम विकसित होती हैं। समझ में आ गई बात। या तो ऐसे प्लांट्स में जड़ें होती ही नहीं, अगर होती भी हैं तो बहुत ही कम विकसित होती हैं। इन दिस प्लांट्स रूट आर आइदर एब्सेंट और वेरी पुअरली डेवलप्ड, ठीक है। उदाहरण के लिए जलकुंभी, वाटर हाइनेथ, ठीक है ना, एग्जाम्पल में जलकुंभी आप देख लीजिए। मोम की परत, वैक्सी क्विट कोटिंग, ठीक है ना, पत्तियों पर मोम की परत होती है जो उन्हें पानी में सड़ने से बचाती है, ठीक है ना। तो इनकी भी पत्तियों में वैक्सी लाइक एक कोटिंग होती है, वैक्सी कोटिंग होती है जो इनको पानी में सड़ने से क्या करती है, बचाती है, ठीक है दोस्तों। ठीक, अब हम जंतुओं में जो अनुकूलन है या एडाप्टेशन इन एनिमल्स है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल हम इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्या होता है, कैसे होता है एडाप्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। और इसी के साथ साथ मैं आज फिर आपको बता दूं कि देखिए दोस्तों, आज है 14 तारीख, कल 15 तारीख है, ठीक है ना। कल से आप लोगों की जो नॉर्सेट की क्लास है, एम्स नॉर्सेट की, वो भी यूट्यूब पर आ जाएगी ताकि आप लोग उससे भी कुछ क्लासेस ले सकें, देख सकें। जो नॉर्सेट वाले बच्चे हैं एज अ डेमो उसकी भी क्लासेस ले सकें, ठीक है। और बहुत ही जल्द, क्योंकि आपको पता है कि 18 फरवरी से जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनके एग्जाम भी होने वाले हैं, और जो न्यू सेशन शुरू होगा वह 15 मार्च, ठीक है। हमारा जो टारगेट है 15 मार्च या फिर 1 अप्रैल से हम शुरू कर देंगे, ठीक। और जो ऑनलाइन क्लासेस है हमारी, ऑनलाइन 9 to 12 की, 9th क्लास का बैच, 10th क्लास का बैच, 11th क्लास का बैच और 12th क्लास का बैच, ठीक है, वह बहुत जल्द विद इन 1 to 2 डेज ऑनलाइन ऐप पर भी लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसकी कंप्लीट क्लास की जो फीस होगी, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा, जिसकी जो आपकी 9th and 10th की जो फीस होगी वो मैंने आपको बता दिया है कितनी, 299 रुपए होगी, और जो 11th and 12th की फीस होगी वह 499 रुपए होगी, ठीक है। और ये दोनों फीस आपकी 1 ईयर की होगी, कितने साल की होगी, 1 ईयर की होगी। कंप्लीट सिलेबस इसमें आपको मिलेगा, और साथ ही साथ इसके आपको जो पीडीएफ नोट्स हैं, ठीक है, जो टेस्ट सीरीज है वो सारा कुछ आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है। बहुत जल्द मैं उसमें पीडीएफ नोट्स एज अ डेमो और टेस्ट पेपर एज अ डेमो मैं आपके ऐप पर अपलोड करा दूंगा, ठीक है, अपनी टीम से कह के, कि ताकि सारी चीजें आपको वहां एज अ डेमो मिल जाए। आप वहां एक बार विजिट करें ऐप पर और वहां जाकर चीजों को देखें, और जिनको भी कंप्लीट कोर्स करना है ऑनलाइन का वो वहां से एडमिशन ले सकते हैं। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन 9th and 10th के लिए 299 रुपए का, और 11th and 12th वाले बच्चों के लिए 499 का, जिसमें आपका पीसीएमबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, और इसमें आपका साइंस,
और आपका मैथ प्लस इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट आपके यहाँ चलेंगे 9-10 वालों के लिए। और जो आपके 11th एंड 12th वाले बच्चे हैं उनके लिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी की क्लासेस ऑनलाइन चलेंगे, ठीक है। और नीट, जेई और प्लस जो फाउंडेशन के बच्चे हैं उनकी तो क्लासेस चलनी ही चलनी है, ठीक है। उसका तो कोर्स ऑलरेडी मैंने लॉन्च ही कर दिया है उस पर, ठीक, न्यू सेशन के लिए। फीस मेरी जो कोशिश है कि ऑल ओवर इंडिया सबसे कम रखी जाए, और जो हमारी टीम है धीरे धीरे जो बच्चे सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं उनको पता है कि हाँ क्लासेस कैसी चल रही हैं। बाकी आपको यूट्यूब पर भी क्लासेस मिल जाएंगी। और हमारे जो 9th और 10th के बच्चे हैं और 11th एंड 12th के हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपको अगर यूट्यूब पर हमारी क्लास का डेमो देखना है तो हमारा दूसरा चैनल जो है एग्जाम गुरु इंडिया, क्या है, एग्जाम गुरु इंडिया, ठीक है, जिसमें अभी आपको दिलीप सर केमिस्ट्री और एसके सर हैं, ठीक है, ये आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं उन बच्चों को जिन बच्चों का अभी बोर्ड एग्जाम है, ठीक है ना, 10th और 12th के लिए, ठीक। रैपिड रिवीजन है, क्लासेस उसमें हर दिन पढ़ रही हैं एज अ डेमो क्लास। आप वहां से जाके एग्जाम गुरु इंडिया अयोध्या के नाम से वह चैनल है, आप वहां जाकर जो एकेडमिक के बच्चे हैं वो क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। तो ये थी इंफॉर्मेशन 9 to 12th के बच्चों के लिए, जिनका ऐप पर भी कोर्स बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा विद इन 1 to 2 डेज। और जो हमारे नॉर्सेट के बच्चे हैं उनका तो कोर्स लॉन्च ही हो चुका है, जो सीनेट के बच्चे हैं उनका भी कोर्स ऑनलाइन लॉन्च हो चुका है, उनकी क्लासेस 10 फरवरी से चल भी रही हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें, ठीक है। धन्यवाद।